गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +1 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हमने आपको पहले 2 लेक्चर दे चुके हैं और आज उसी लेक्चर के काम को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरा लेक्चर क्या है आपको दे रहे हैं। आज जो होगा हमारा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, आज उसी से कनेक्ट होते हुए हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन और लॉ ऑफ डिमांड। आज का ये टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की बाज़ार में कितनी मांग है और वो मांग किन कारणों से प्रभावित हो रही है, किन कारणों से वो मांग ज़्यादा होती है, किन कारणों से वो मांग कम होती है, किन कारणों से वो मांग फ्यूचर में कम हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, कौन कौन से एलिमेंट है जो उस डिमांड के क्रिएशन में इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था। उसमें हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग किन किन कारणों से करता है और वो किन किन कारणों से उस मांग को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाज़ार में क्या होता है, एक ही गुड्स एंड सर्विस को खरीदने वालों की संख्या एक से ज़्यादा होती है और जब ये संख्या एक से ज़्यादा होने लगती है तो ये क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड बन जाती है। अब मार्केट डिमांड में क्या है, वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, वो तो सभी इंक्लूड है, प्लस मार्केट में 4-5 और ये इंक्लूड किए और जाते हैं। अब हमने इसके बारे में तो पढ़ना ही है, प्लस वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, कौन से, जो पिछला लेक्चर आपको दिया जा चुका है। उसमें क्या है, उसमें वस्तु की अपनी कीमत थी, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकताएं, संभावनाएं, उनको ऐड करते हुए अब ये पढ़ रहे हैं जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, किसी भी वस्तु और सेवाओं की मांग के निर्धारण करने में ज़्यादा प्रभावित करती है। साधारण हम कह सकते हैं जब किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक को पीने वालों की संख्या आज 5 करोड़ है, कल वो उनकी संख्या 10 करोड़ हो जाए तो क्या उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो हम कई बार जनसंख्या को ऐसे रिलेट करते हैं डिमांड से कि मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस, जिसको यूज़ करने वालों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और जिसकी पॉपुलेशन कम हो रही है उसकी डिमांड भी कम रहेगी। अब आगे देखते हैं सरकार की नीति। सरकार की नीति जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरकार किसी वस्तु की मांग को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। वो कैसे, वो अब देखेंगे हम। मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो ए प्रोडक्ट है इसकी डिमांड कम करनी है, तो सरकार के पास ऐसे 2 साधन होते हैं जिसके द्वारा सरकार इनकी मांग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमें इसकी मांग देखो कम करनी थी। मान लीजिए ये जो वस्तु है सरकार किसके द्वारा कम करेगी, पहले तो ये देखो टैक्स। सरकार क्या करती है, सभी गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स लगाती है। दूसरा सब्सिडी आपने देखा होगा कि सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। और वो आर्थिक सहायता किसे देती है, जो वस्तुएं अपने लागत मूल्य से कम पर बेचती है जो कंपनी, उनको क्या है, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। आगे देखो अब ये कैसे इफेक्ट करता है किसी गुड्स एंड सर्विस की। मान लीजिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यूनिट है और ये ए प्रोडक्ट बना रही है। इसने ये कहा कि मैं इस प्रोडक्ट को क्या करूँगी, 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ इस मार्केट में। ये आपकी मार्केट है, ये बोला मैं इसको 100 रुपये में बेचने के लिए
तैयार हूँ। बट सरकार ने कहा आप ऐसे नहीं बेच सकते बिना टैक्स पे किए। ऐसे तो दुनिया सारा काम अपने करेंगी, अब हमारे पास क्या इनकम के सोर्स बचेंगे गवर्नमेंट के पास यदि आप ही ऐसे बेचोगे तो सरकार ने कहा कि हम इस पर टैक्स लेंगे। बोला ठीक है। बोला जी मैं अपनी लागत मूल्य से कम पे बेच रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, आपको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी यदि आप देश की भलाई में काम कर रहे हो तो। अब इस गुड सर्विस पे क्या है, 30 रुपये तो टैक्स ले लिए सरकार ने। अब 30 रुपये टैक्स लेने से क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके डायरेक्टर बोले जी इसकी तो कीमत ज़्यादा हो गई है। अब इसकी कीमत ज़्यादा होगी तो हमारी गुड्स की जो डिमांड है मार्केट में कम रहेंगी, और ऐसे ही एक मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट है वो 120 का बेच रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट तो 130 में कभी बिकेगा ही नहीं। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम आपके क्या है 10 रुपये लेस कर देते हैं। लेस कैसे कर दोगे जी? बोला देखो आपने कितने की बनाई है, 100 की, आपने हमें कितना टैक्स दिया, 30 रुपये, बन गई कितने की, 130 की। हमने कहा आप मार्केट में जाके 130 की बेच दो। आपने कहा कि भाई एक भी प्रोडक्ट है वो सेम हमारा ही जैसा है, उसकी मार्केट में कीमत कितनी है, 120 रुपये, तो हमारे की तो डिमांड बनेगी नहीं। तो आपके कहने पर हमने आपके लिए क्या कर दिया, 10 रुपये की सब्सिडी दे दी। अब ये मार्केट में हो गया ना 120 का। अभी इस गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, मान लो लाखों में है। सरकार को लगता है इसकी डिमांड कर दी जाए कितनी, 80 हज़ार डिमांड लानी है 1 लाख से। तो सरकार क्या करेंगी, सरकार यहाँ से अनाउंसमेंट करेंगे कि इस गुड्स एंड सर्विस को मत खरीदो, कम खरीदो। तो पब्लिक क्या कहेंगी, क्यों, हमारे पैसे हैं, हम कुछ भी खरीदें, आपका क्या जा रहा है। अब हम सरकार कहते हैं ना नशा मत करो, क्या पब्लिक मानती है, कभी नहीं मानती। वो कहते हैं हमारी इच्छा है, हमारा पैसा है, हमारा जो बॉडी है वो ख़राब हो, कुछ भी हो, तुम्हें क्या लेना, हम तो यूज़ करेंगे। तो सरकार ने सोचा कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो अब करा क्या जाए। बोला कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे ऑफिसर बैठे हैं, IPS ऑफिसर बैठे हैं। बोला रुक जाओ, ये अपना भी डिमांड कम कर लेंगे। बोला कैसे? बोला देखिए आप क्या करो, आप ये मैन्युफैक्चरिंग वाले ने कितने की बनाई। बोला जी वो तो 100 की बेचने के लिए तैयार है। बोला आप क्या करो, टैक्स तो बढ़ा दो, टैक्स कितना बढ़ा दो, 10 रुपये और बढ़ा दो, और सब्सिडी दे रहे हो ना, आप सब्सिडी देना कर दो बंद। जो ये सब्सिडी दे रहे हो या तो कम कर दो या बंद कर दो। इससे क्या होगा, मान लीजिए ये सब्सिडी 5 की जगह आप कितनी दे रहे हैं, हम 10 की जगह 5 देने लगे। अब ये गुड्स एंड सर्विस कितने की हुई, देखो 140 माइनस 5, 135 रुपये की। अब देखो मार्केट में जब किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्राइस इंक्रीज होते हैं ना, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। अब वो डिमांड कैसे कम होगी, अब जब 120 रुपये की एक कोई गुड्स है, उसकी डिमांड हो रही है 1 लाख, अब उसकी डिमांड करनी है हमें 80 हज़ार। तो सरकार ने क्या किया, उसकी कीमत बढ़ाकर कितनी लेके आ गए, 135। अब क्या होगा, कुछ लोग जो गुड्स एंड सर्विस को खरीद रहे थे अब वो खरीदना छोड़ देंगे। बोला कैसे, क्योंकि 135 रुपये उसकी कीमत होगी। कुछ लोगों को ये वस्तु महंगी लगेंगी और महंगी लगने के कारण वो उसकी क्या डिमांड कम करेंगे और डिमांड अपने आप ही कम हो जाएंगी। सरकार ऐसा क्यों करती है, आपके दिमाग में प्रश्न आया हुआ। सरकार इसलिए करती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे ड्रिंक हो गए, सिगरेट हो गए, तंबाकू हो गई। तो वो वस्तुएं जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। इसलिए सरकार के तरह तरह के एडवर्टीजमेंट भी देती है, बट उस पर लोग कोई ज़्यादा क्या है इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और डिमांड करते हुए चले जाते हैं। इसलिए सरकार के पास केवल यही एक चारा है कि उसकी कीमत बढ़ा दो बस। बट हमारे देश के लोग इतने एक्सपर्ट है, कीमत बढ़ाने के बाद भी उसका क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे देश की जो इकोनॉमिक है उसको ग्रोथ करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम देश के क्या है सच्चे देशवासी हैं,
देशभक्त हैं हम देश की अर्थव्यवस्था नहीं गिरने देंगे, इसलिए कीमत कितनी ही क्यों ना बढ़ा दो, हम तो खरीद कर देश के विकास में योगदान करेंगे। पर सरकार कह रही है भाई विकास तो कर रहा है तू, अब तो बीमार होगा, ऐसा तो है नहीं कि एम्स में जा, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करेंगे, खर्चा तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। तो सरकार ऐसा इसलिए करती, कोई ना कोई तो माने। ऐसे सरकार किसी गुड्स एंड सर्विस की क्या मांग को बढ़ा भी सकती है। बढ़ा कैसे सकती है, इसी का उल्टा कर दो आप, टैक्स तो आप कम कर दो और सब्सिडी बढ़ा दो। अब वो कैसे, मान लीजिए वो गुड्स एंड सर्विस कितने की थी पहले, 100 रुपये की थी, और उस पर टैक्स कितना लिया जाता, 30, टैक्स तो कर दो 10 रुपये, सब्सिडी बढ़ा दो, उस पर सब्सिडी कर दो 15 रुपये, ये माइनस होगी ना सब्सिडी तो। अब ये हो गई 95 रुपये की, और हमें इसकी डिमांड लानी थी 150 आ जाएंगी। जब 120 पे 150 डिमांड है तो 95 पर 150 डिमांड हो जाएंगी, क्योंकि कीमत के डिक्रीज होने से, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो ऐसे सरकार जो नेसेसरी गुड्स है, जो सरकार हर व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहती है, उन वस्तुओं पर टैक्स कम, सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है। जैसे आपने देखा हुआ गैस सिलेंडर पे सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है। अभी तो हमारे अकाउंट में आने लगी, पहले वो किसको मिलती थी, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता था उसको मिलती थी। क्यों मिलती थी, गैस सिलेंडर वैसे आता था 800 रुपये का, बट हमें मिलता था 450 का। तो 350 क्या है, वो लेस कर दिए जाते थे एजेंसी के द्वारा, बट वो एजेंसी के द्वारा लेस नहीं किए जाते थे, सरकार वो प्रेशर डालती थी, इसे आप आम पब्लिक को क्या है 450 का बेचो, जो 350 का लॉस हो रहा है वो हम आपको एज ए क्या दे देंगे, सब्सिडी। तो जैसे जैसे सरकार ये प्रोसेस अप्लाई करेंगी, टैक्स डिक्रीज सब्सिडी इंक्रीज, उससे आपकी कीमतें डिक्रीज हो जाएंगी, प्राइस, और प्राइस डिक्रीज होते ही आपकी कीमत मांग बढ़ने लग जाएंगी, डिमांड बहुत तेज़ी से क्या करेंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। आपने ये पढ़ लिया होगा, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे हम क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु वाला एकदम आसान है। अब आपका क्या है, इन दो बचे हैं ना टॉपिक, इस पे टाइम नहीं लगेगा। क्लाइमेट का मतलब हो गया कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष वस्तु की मांग का होना। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पर ना तो फ्रिज की ज़्यादा मांग है, ना कूलर की मांग है, ना एसी की मांग है, ना ज़्यादा पंखे की मांग है। क्यों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वैसे ही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वहाँ के लोगों को ना तो कूलर चाहिए, ना एसी चाहिए, ना आपके फ्रिज चाहिए, बट वहाँ के लोगों को चाहिए क्या, वहाँ के लोगों को ऐसा चाहिए जो कि गर्म हीट दे, जिससे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो। वो ऐसी डिमांड करते हैं, वो ऊनी कपड़ों की मांग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, हीटर की मांग ज़्यादा करेंगे, गैस गीज़र की मांग ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रिक जो आइटम है उसका भी यूज ज़्यादा करेंगे। तो ऐसी जलवायु का मतलब समझ गए होगे, अलग अलग स्थान पर अलग अलग वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। जैसे आप हरियाणा में हो तो हरियाणा में मान लो गर्मी ज़्यादा है तो एसी की मांग भी ज़्यादा है, कूलर की मांग भी ज़्यादा है। आप मुंबई वगैरह में चले जाओ, वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है तो वहाँ पर नॉर्मल चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, एसी तो है ही वहाँ पर। ऐसे हम कह सकते हैं मौसम और जलवायु किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत निभाता है योगदान। जिसके बाद आता है आय वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप सोच रहे हो आय डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सरकार को जितनी भी नेशनल इनकम हुई है वो नेशनल इनकम यदि इक्वल बांट दी जाए तो मांग ज़्यादा होगी। मान लीजिए इनकम हुई, अरबों करोड़ इनकम हुई और ये हमारी पब्लिक में बांट देगा। हर पब्लिक के पास 4-4 करोड़ रुपए आ गए साल के। रिक्शा चलाने के पास, रिक्शा जो चलाता है उसके पास भी 4 करोड़,
जो मजदूरी करता है उसके पास भी 4 करोड़, और जो बिजनेसमैन है उसके पास भी 4 करोड़। जो बिजनेसमैन जैसी मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की, अब रिक्शा वाला भी ऐसी मांग करेगा। और रिक्शे वाला रिक्शा क्यों चलाएगा? वो कहेगा कि भाई मैंने क्या किया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मेरे पास 4 करोड़ है, अब मैं रिक्शा चलाऊँगा, अब मैं रिक्शे में घूमूंगा। रिक्शा चलाएगा मेरे से गरीब व्यक्ति। सरकार ने क्या किया, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। इससे क्या है, लोगों के बीच में समान रूप से आय बांट दी गई। अब जब समान रूप से आय बांट दी जाती है तो मांग भी ज़्यादा होती है। तो सरकार के द्वारा क्या है, आय वितरण ऐसा किया जाता है कि मांग बनी रहे, और ये मांग को प्रभावित भी करती है। कैसे करती है? समान वितरण है तो मांग ज़्यादा होगी, असमान वितरण है तो मांग अनबैलेंस रहेंगी। उसमें घटिया प्रकार की वस्तु भी बिकेंगी, अच्छी प्रकार की वस्तुएं भी बिकेंगी, सभी। यदि आय समान वितरण है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो आपके अच्छे गुड्स की डिमांड एनी टाइम बनी रहेगी और घटिया गुड्स को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो आज हमने ऐसे पढ़ा है मार्केट डिमांड फंक्शन। शायद आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप इसको दोबारा देख लोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्या है हमें लिख सकते हैं, हम कोई ना कोई और समाधान निकाल के आपको ये समझाएंगे। इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर बार एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, मांग का नियम, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व होंगे आगे वाले। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, और कीमत ज़्यादा हो तो मांग कम होगी। ठीक है, कीमत कम है तो मांग ज़्यादा। मान लीजिए हम कोई वस्तु सस्ती मिल रही है तो क्या हम उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे? ज़्यादा खरीदेंगे ना। और जैसे ही उस वस्तु की कीमत क्या है, बढ़नी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बढ़नी स्टार्ट हो जाए तो हम उसकी डिमांड भी कम करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसकी क्या है, डिमांड डिक्रीज होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होंगे उसकी डिमांड इंक्रीज होती चली जाएंगी। अब इसको लिखना कैसे है, आपको याद कैसे करना है? अन्य तत्व समान रहने पर, किसी वस्तु के अन्य तत्व समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत को कम किया जाए तो उसकी मांग बढ़ने लग जाती है, और उसी वस्तु की कीमत को बढ़ाना स्टार्ट कर दें तो उसकी मांग घटनी स्टार्ट हो जाती है। अन्य बातों की बात आई है उठकर, अन्य बातें कौन सी? तो अन्य बातों का मतलब है, देखो हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा, मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ा। सबसे पहले जब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि कमोडिटी की अपनी कीमत, उस कीमत को छोड़कर ये सारी चीज़ें, पूरक वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, व्यक्ति की आय, संभावनाएं, रुचि और प्राथमिकताएं, जनसंख्या, सरकार की नीति, जलवायु और आय वितरण, ये कोई चेंज नहीं होगा इसमें किसी प्रकार का। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 5,000 है, उसकी आय 5,000 ही मानकर चलनी पड़ेंगे हमें। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत है मान लो 10 रुपये, तो हम मार्केट में एनी टाइम उसको क्या है 10 रुपये ही मानकर चलेंगे। मान लीजिए सरकार की नीति है, टैक्स और सब्सिडी सेम टू सेम वैसी रहेंगी जैसे हम अब लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं लॉ ऑफ स्टडी में तो हमने अलग रेट डिसाइड कर लिए, और रियल जो मार्केट में हम क्या है इसको क्या है रियल में डिमांड करने गए तो उसमें टैक्स और सब्सिडी से क्या है इंक्रीज या डिक्रीज करके उसकी कीमत को इफेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं मांग का नियम, जब किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर या अपरिवर्तनीय रहने पर, ठीक है, फिक्स रहने पर, तो किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा होने लग जाती है, और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होने लग जाती है। मांग का नियम साधारण वस्तुओं पर ही लागू होता है और निम्न कोटि और गिफन गुड्स पर बिल्कुल लागू नहीं होता है। जैसे अभी हम देखेंगे कि कैसे इसका डायग्राम बनता है, इसकी टेबल कैसे बनती है। ये जो है प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इसकी कीमत मान लो 10 है,
तो 100 रुपये की क्या है डिमांड की जा रही है, इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई 15, इसकी डिमांड क्या है घटकर कितनी होगी 80, और कम करोगे तो और ये तो बढ़, हाँ डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड नहीं बढ़ी कीमत बढ़ी ना, तो डिमांड क्या हुई कम हुई। अब हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब उल्टे रिलेशन, विपरीत संबंध। देखो ये चीज़ तो बढ़ी और ये चीज़ क्या हुई कम हुई। अब नीचे से देखो ये चीज़ तो बढ़ी और ये चीज़ क्या हुई कम, इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो हम अब क्या बोलेंगे, मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम की जाए तो उसकी मांग बढ़ने लग जाती है, और जब उसी वस्तु की कीमत बढ़ाई जाए तो उसकी मांग कम होने लग जाएगी। ठीक है, और मांग, किसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है और ऋणात्मक संबंध है। और इसका डायग्राम कैसे बनता है ये देखिए, ओ एक्स पर हमने क्या है, ओ एक्स पर हमने क्या है क्वांटिटी, ओ वाई पे प्राइस। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ओ एक्स पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी, कमोडिटी ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और ओ वाई पे क्या किया है कमोडिटी ऑफ प्राइस, वस्तु की कीमत। अब मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो उसकी डिमांड कितनी है मान लो 100। अब उसकी कीमत हमने बढ़ाई दी 15 कर दी, तो इसकी डिमांड कितनी होगी 80 रुपये। तो ये दो पॉइंट पे मिल रहे ना, इसको मिलाते हुए ये ए है ये बी है और ये पूरी लाइन क्या है डी डी, ये है डिमांड करो। अब डिमांड करो क्या है, देखो उसकी एक विशेषता होती है, कुछ इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिमांड करो ऊपर से नीचे की ओर, ये हमारी कौन सी साइड है, देखो ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सी साइड है राइट। तो डिमांड करो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है या चलता है, और ऊपर से नीचे की तरफ। प्राइस और कमोडिटी में क्या है इनवर्स रिलेशन है। जो डिमांड स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, इसको कहते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, डाउन है ना, देखो जा रहे हैं ऐसे। और इसकी कुछ कंडीशन भी है, मान्यताएं भी हैं। इसकी मान्यताएं क्या है, जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो कुछ अजम्पशन लेके चलनी पड़ती है। पहली ये सारी अजम्पशन ही है, सरकार की नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सरकार की जो गवर्नमेंट टैक्स एंड क्या है सब्सिडी की जो पॉलिसी है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। पॉपुलेशन कोई प्रकार की इंक्रीज नहीं होगी, क्लाइमेट वगैरह सेम रहेगा। जो आपके सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जैसे प्रतिस्थापन पूरक वस्तु, उस पर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ेगी, संभावनाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य में आय वस्तु की कीमत घटने और बढ़ने के कोई चांस नहीं है। थोड़े बहुत तो देखो होते हैं, थोड़े बहुत को काउंट भी नहीं करते। और सरकार उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, माने कोई चेंज नहीं होगा। ये आज हमने मांग का नियम पढ़ा और कुछ ये पढ़ा। अब आपका बेस बनने लगा है, अब हमारा टॉपिक भी अच्छी तरह से चलेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो आज पढ़ाया गया है आप इसको बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करोगे और अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहोगे इनको पढ़कर। और जब तक हमारे को ये जो 3 लेक्चर हमें आपको दिए गए हैं इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो आने वाला जो आगे लेक्चर है वो शायद आपको समझ में ना आए। इसलिए आपकी क्या है ये रिक्वायरमेंट भी है और आपकी मजबूरी भी है कि वो तीनों लेक्चर आप अच्छी तरह से उसको पढ़ो और अपने बुक में उसको अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद अगले लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और आज के लिए ये टॉपिक इतना ही है, और किसी प्रकार की कोई भी आपको इन टॉपिकों में अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और उसका जल्दी से जल्दी आपका क्या समाधान करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।